Okay, so we are going to start with the new chapter today. Very fresh, very new. और मैथमेटिक्स का ये अपना सेकंड चैप्टर होगा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा. सभी लोग अच्छे से ध्यान देके शुरू से एंड तक बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है. सो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. कौन सा चैप्टर बोलो? Quadratic equations, one of the important chapter you can say in your class 10 mathematics and one of the easy one also. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जैसा लीनियर इक्वेशन आपको आसान लगा कि नहीं लगा, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आसान लगेगा. ये इक्वेशन वाले चैप्टर ही बड़े आसान होते हैं, ठीक है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा जैसे लीनियर इक्वेशन था जहाँ पे हमने बोला लीनियर का मतलब है उसकी हाईएस्ट पावर का 1 होना, राइट. ऐसा इक्वेशन, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन आप बोलो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको हमने बोला था लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हम बोलेंगे ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, 2, ठीक है. जिसकी पावर 2 है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक. क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन यहां पे देखो, ध्यान से सुनो. जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने 2 वेरिएबल देखे थे, क्वाड्रेटिक में हम देखेंगे बस 1 वेरिएबल. यहां पे 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे, यहां पे बस 1 ही वेरिएबल रहेगा. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनो बेटा ध्यान से. अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक का मतलब है इक्वेशन की पावर का कितना होना? 2, यानी कि 2. जैसे लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा, इक्वेशन में हर जो वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर थी 1. यहां पे वेरिएबल की पावर रहने वाली है 2, यानी कि 2. नाउ और एक चीज कि यहां पे इक्वेशन में बस 1 ही वेरिएबल रहेगा. लीनियर में 2 वेरिएबल थे, हमने नाम ही दिया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहां पे हमने बोला क्वाड्रेटिक में कि पावर तो 2 है लेकिन वेरिएबल 1 ही है. तो जैसे लीनियर इक्वेशन में एक जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था, वैसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक क्या पढ़ना है? जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा? जरा ध्यान से देख लो. यहां पे मैं बड़े अक्षर में लिख देता हूं, ठीक है. जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये रहेगा इसका जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म. bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है. इसमें कोई भी गलत बात नहीं है. लेकिन क्या होता है ना, एक जनरल यानी कि एक स्टैंडर्डनेस लाने के लिए हमने एक इक्वेशन में फॉर्म बना रखा है, एक फॉर्मेट बना रखा है. अब पूरे दुनिया में यही चलेगा, है ना, कहीं भी जाएगा तो यही चलेगा. तो जैसे ऐसे बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a और b की भी 2 अलग वैल्यूज है, यहाँ पे आ सकती है. इसमें कोई गलत बात नहीं है ऐसा लिखे तो, क्योंकि a और b जस्ट कोएफिशिएंट्स, जस्ट कोई नंबर से. लेकिन अगर जनरल फॉर्म की बात की जाए, इक्वेशन के तौर पे बताओ तो कोई गलत बात नहीं है. लेकिन अगर जनरल फॉर्म की बात की जाए तो वहाँ पे मेरे को ये सेंस में ही लिखना पड़ेगा, इस सेंस में. ऐसा हम नहीं क्या, जैसे मान रहे ना कि ए हमेशा पहले आता है, बी बाद में आता है, हर उसके बाद में सी आता है, इसलिए. बाकी कोई उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ए का मतलब कुछ है स्पेसिफिक, बी का कुछ है स्पेसिफिक, नहीं. ऐसा कुछ नहीं. लिखने को ऐसा भी लिख सकते हैं. मान ले मेरे पास एक इक्वेशन होगा, जान ले 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. क्या इसको मैं ऐसे लिखता? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. हाँ, ये 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे. लेकिन क्या ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम होगी? नहीं. मतलब ये इक्वेशन इसके जैसा नहीं है. हाँ, लिखने को ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, वो वहां तक बात सही है. ओके, क्या किया मैंने? देख, ये b a की जगह पे लिख दिया और a b की जगह पे, चलेगा, अल्टीपल्टी चलेगा. दोनों भी इक्वेशन है, लेकिन दोनों जनरल फॉर्म में भी है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है, या फिर इसका बराबर ये इक्वेशन नहीं है. दोनों इक्वेशन का आंसर सेम नहीं होगा. बात समझ आ रही है? ओके, यू गेटिंग ना? ठीक है, अच्छा सवाल था. डाउट होता है तो आपको जनरल फॉर्म में बस ये याद रखना है अच्छे से. हाँ,
ओके, लिखने के लिए इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक फिर भी रहेगा, लेकिन वो सेम नहीं रहेगा, या ये दोनों इक्वेशन में कोई मतलब सिमिलरिटी, कोई इस दोनों के दोनों का आंसर सेम आने वाला नहीं है, दोनों का सॉल्यूशन सेम रहने वाला नहीं है, ठीक है, आंसर सेम नहीं होगा, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. Anyways, let's go ahead and continue the topic. So I was discussing you about the quadratic equations. Now, as I said here, general form या फिर standard form of the quadratic equation is what beta? ax square plus bx plus c is equal to 0. Now this is the general form. तो दुनिया भर का जो भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक कहलाए वो इसके जैसा दिखना चाहिए, यस और नो. जैसे हमने जनरल फॉर्म पढ़ा लीनियर इक्वेशन में, तो जो भी लीनियर इक्वेशन है वो उसके जैसा दिखना जरूरी था, है ना, उस फॉर्म में रहना जरूरी था. वैसे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रहना जरूरी है. अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. एक तो मैंने अभी लिखा था, ठीक है, एग्जांपल एक, जैसे मान लो मैंने बस लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या फिर चलो 30 इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान ले मैंने ऐसे लिख दिया, ये पहला एग्जाम्पल है. दूसरा √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस या फिर इज इक्वल टू 41. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है. दूसरी चीज, ये इसके जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है जो क्वाड्रेटिक का होता है. किस तरह से? ऐसे √2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 41 इज इक्वल टू, तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक. अच्छा, जैसे लीनियर में हमने देखा कुछ इक्वेशन ऐसे हो सकते थे जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, वैसे क्वाड्रेटिक में भी कंडीशन है क्या? क्या कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे जिसका कोई सॉल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता? हाँ, ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगा नहीं आ सकता, लेकिन अभी 10वीं के हिसाब से बात की जाए तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर सॉल्यूशन आ जाता है. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है 11th क्लास में पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाऊंगा मैं इस साल आपको कि अगर मान लो रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है. क्या बोला मैंने? रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है. ओके, किसी को मालूम है रूट के अंदर निगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम आपको? अरे रे बेचारे. हाँ, रूट के अंदर मान लो माइनस नंबर आ गया कोई, तो चलता है? देखा है ऐसा नंबर कभी किसी ने? नहीं देखा? अच्छा, तो इस तरह का अगर मान लो कोई नंबर आ जाता है बेटा, तो फिर वहाँ पे हम लोग जो है उसके सॉल्यूशंस को मान लो इस साल के लिए तो एटलीस्ट निकाल नहीं सकते. ठीक है, ओके. सो वी हैव दिस इक्वेशंस, ये इक्वेशन. तो ऐसे जो है बेटा हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनके जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. बिल्कुल, अभी आपको क्योंकि मैंने लीनियर में बहुत सारा बताया था कि जनरल फॉर्म होता क्या है, कैसे लिखना होता है इक्वेशन, है ना. अभी आप तो बड़े आसानी से कोई भी इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में टर्न कर सकते हो. घुमाना फिराना आपको अभी आ गया है ना. इक्वेशन में जो टर्म्स होती है उन टर्म्स को लेफ्ट से राइट में लाना, राइट से लेफ्ट में ले जाना, और उस इक्वेशन को जो बैलेंस करके उसके जनरल फॉर्म में उसको अरेंज कर देना, ये काम आप अभी अच्छे से कर सकते हो, है ना. आप में से हर कोई कर सकता है. तो मैं घुमा करके उल्टा पुल्टा करके कोई भी इक्वेशन अगर दे देता हूँ तो आप जो है उसको बड़े आसानी से रीअरेंज करके टर्म्स को उसके जनरल फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, तो मैं कुछ इक्वेशंस देता हूँ, आप लोग ट्राई करके मेरे को उनको जनरल फॉर्म में लिख करके दिखाना. ठीक है, लेट अस सी. फर्स्ट मैं लिख रहा, चल अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट दे रहा हूँ. यहाँ पे इक्वेशन एक आपको, बस 2 ही इक्वेशन करके दिखाओ. यू ऑल्सो हैव टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. You also have to check whether the given equations are quadratic or not. Okay, see, look properly each and every equation, try to convert them into general form and then see they are quadratic or not. क्या मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तब चेक करना बराबर है कि नहीं है. ठीक है, हाँ सब एक साथ. क्या सबने कॉपी मारा क्या एक दूसरे का? हाँ, ये पीछे वाले लोग देख, ध्यान दे बेटा कैसे करना है. तो पहले इक्वेशन का आंसर हम कर दे. ठीक है, मेरे को साफ साफ लीनियर एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाली इस तरफ चाहिए. मेरे को खींच के लाता हूँ, इधर क्या हो जाएगी? -10x स्क्वायर. ये ऑलरेडी इधर है, ये भी ऑलरेडी इधर है. कितनों का ये आंसर आया?
वेरी गुड। माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 10x²। प्लस 10x² है, इधर खींच के लेके आया, क्या हो गया? माइनस 10x²। ये ऑलरेडी माइनस इधर ही था, ऑलरेडी प्लस 10 इधर ही था, इज इक्वल टू के इस तरफ कुछ नहीं बचा, इसको तो इधर लेके आया ना, इधर क्या बचा? 0। समझ रहा है क्या? रीअरेंज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रीअरेंज करना। डन। ये बहुत चिंदी है, ये सेकंड वाला सबसे आसान, बहुत चिंदी। देखो इसको मैं, हाँ किसी को आया ही नहीं, इतना आसान क्वाड्रेटिक ही नहीं है पक्का। चलो मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखो देखने के लिए हमको देख यार, बहकाने के लिए तो कुछ भी सवाल दे देंगे, देखने के लिए देख के लगता है कि x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है, मतलब देख x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन बाद में जाके पता चलेगा ये क्यों नहीं है। ध्यान से देखो, देख ये मेरे को क्या मिक्स फ्रैक्शन जैसे नजर आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन जैसा। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए तेरा नाम शिवम, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर में जो भी होगा इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस वाले में ऐड करेंगे, ऐड है तो ऐड, माइनस है तो माइनस, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे। ये स्टेप करनी पड़ती है। सबको मालूम है कि नहीं है? अरे सबको मालूम है क्या ये? अब ये 2x² मान लो मैं 4x को मल्टीप्लाई करूंगा। अब जिन बच्चों को टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता, तो क्योंकि भाई बेसिक से पढ़ाना है, तो देखो मैं बता देता हूँ। ये हमको मल्टीप्लाई करना है 2x², किसके साथ बोलो? 4x के साथ। क्या आंसर लिखोगे? बड़ा सिंपल होता है करना। क्या करना है देखो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा, और वेरिएबल को वेरिएबल से करो, x² इंटू x, x का क्यूब, तो पावर आ गई, और जैसे ही पावर 3 आ गई वैसे ही इक्वेशन बर्बाद हो गया। ठीक है चलो फिर भी हम करेंगे, फिर भी हम पूरा करेंगे। हाँ क्या आया? 8x³ प्लस क्या है बेटा? 1। ये प्लस करना है ना आगे, प्लस 1 अपॉन क्या लिखूं? 2x², 2x², और बाद में है इज इक्वल टू 100। अब ये 2x फिर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 100 2 जा 200x²। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे लिखना पड़ेगा लास्ट में, बहुत तो ऐसे लिखोगे 8x³ माइनस 200x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। मैंने नहीं बोला बस पावर 2 है कि चेक करो, मैंने क्या बोला? हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितनी है? 3। खत्म, नहीं चाहिए, ये क्यूबिक हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक हमको नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है, हाँ मेरे को नहीं पसंद। क्वाड्रेटिक है क्या ये? नहीं है, तो खेल खत्म हो गया। दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा जो भी इक्वेशन लिखते हैं उनको हम देखो ऐसे पावर्स के डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पावर्स के डिसेंडिंग फॉर्म में। आप खुद इस इक्वेशन के जनरल फॉर्म को ही ध्यान से देख लो। क्या बोला मैंने? खुद आप इस इक्वेशन के जनरल फॉर्म को ही ध्यान से देख लो। देख बेटा उत्कर्ष, यहाँ पे ये सबसे पहले बड़ी पावर यानी 2 लिखा, फिर उससे छोटी पावर यानी, और फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपना 0। तो ऐसे पावर को डिसेंडिंग फॉर्म में हम लिखते हैं कभी भी, है ना, याद रहेगा आपको। चलो तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। एक बार जोर से सब बच्चे बोलो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो कोई भी दुनिया का इक्वेशन जो है वो आप चेक कर पाओगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको उसके जनरल फॉर्म में रीअरेंज भी कर पाओगे। ठीक है, ये काम आपको आ जाएगा। चलो अभी इसके बाद हम थोड़ा सा चैप्टर का मेन पार्ट जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये रफ कर दूं सब? रफ कर दूं? ये जनरल फॉर्म भी इसका देखो अभी ध्यान से। जैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने जो जैसे इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स थे x और y, लीनियर इक्वेशन की बात करो, तो उनका मैंने सॉल्यूशन फाइंड किया था अलग अलग मेथड से। यहाँ पे कितने वेरिएबल है अर्जुन? एक ही वेरिएबल है, तो मेरे को उसको भी फाइंड करना है। लेकिन पावर यहाँ पे क्वाड्रेटिक के पावर 2 है इस पावर, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व किया जाता है?
तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी अलग अलग मेथड है। जैसे हमने लीनियर में भी अलग अलग मेथड से उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व किया। सेम इक्वेशन को अपन 3-4 मेथड से सॉल्व कर रहे थे और सभी मेथड से आंसर करेक्ट आ रहा था और सेम आ रहा था। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम जो है बेटा अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे और आप देखोगे इन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो सभी का आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो मेथड्स ऑथेंटिक है ना। ये अलग अलग मेथड्स यूज करके हम जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सॉल्विंग मेथड्स की। तो सबसे पहले जो मेथड हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो होगी कौन सी? पढ़ो। कौन सी मेथड पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? फैक्टराइज। इसके फैक्टराइज करके इसके जो वेरिएबल का आंसर है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब बड़ी ही आसान और सिंपल सी ये प्रोसेस है, ये मेथड है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। बिना एग्जांपल के कैसे करेंगे? अब सॉल्विंग मेथड सीखनी है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उस एग्जांपल की मदद से हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड को स्टडी करेंगे, सीखेंगे। नाउ लेट मी टेक दिस एग्जांपल फॉर यू ऑल। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेगा कोई नहीं है भाई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितनों को लगता है? अर्जुन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इधर तो माइनस है, जनरल फॉर्म में तो प्लस है। हाँ, कितने येड़े हैं सब लोग। अर्जुन अकेला होशियार है ना अर्जुन? यहां पे तो माइनस है, जनरल फॉर्म में क्या बोला था मैंने? फिर ये क्वाड्रेटिक है क्या? है क्या क्वाड्रेटिक? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? आता बोल क्वाड्रेटिक आएगा। ax स्क्वायर प्लस bx b प्लस bx प्लस bx, समझ रहे हो ना? प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं यही समझाना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता माइनस साइन से। अल्टीमेटली जाके आंसर क्या आएगा? देख, m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14m प्लस 13। अब तू बोलेगा क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि प्लस नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये प्लस ही है लेकिन ये माइनस साइन इस 14 का है? मतलब ये माइनस साइन इस b की वैल्यू है, ओके, जो bx में आ रहा है, b उसकी। समझो, प्रॉपरली फील करो उस चीज को, वो मालूम होना चाहिए आपको क्या है क्या नहीं है। देख, समझ आ रहा है क्या बेटा अर्जुन तेरे को अभी? तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये माइनस इसका साइन नहीं है, माइनस इस b का साइन है। तो माइनस प्लस तो माइनस ही आता है, मैंने ऐसे लिख दिया बस। तो इसलिए हम लोग जब वैल्यू निकालते हैं ABC की तो हम लोग B की वैल्यू जो है उसके साइन के साथ क्या लिखेंगे? प्लस। बस यहाँ पे हम लोग क्या प्लस 14 लिखने वाले हैं क्या? माइनस 14 लिखेगा ना। B की वैल्यू क्या लिखेगा? क्योंकि माइनस 14 निकालेगा बाजू में तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस। इज इट क्लियर? चलो ओरिजिनल टॉपिक पे वापस आ जाओ। ध्यान दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व कर रहा है कौन सी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही ज्यादा सुंदर, प्यारी, सुशील, एकदम मस्त, ठीक है, सर्वगुण संपन्न है। अब देखो इस फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको अच्छे से पहचानने आता है ABC क्या चीज है। एक आपको अच्छे से पहचानने में आता है ABC क्या चीज है बेटा, है ना। A यहाँ पे कौन है? देखो A क्या है? 1 है। अच्छा, वेरी गुड। B यहाँ पे क्या है बेटा? माइनस 14। यही बता रहा था मेरे को, इसलिए मैंने रिपीट किया। और C बोलो कितना है बेटा? हाँ 13 है ना। प्लस बोलो, बस 13 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को ABC पहचानने में आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे जनरल फॉर्म में x ये वेरिएबल था, वैसे बेटा यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? m। तो ABCD में 26 लेटर में हमेशा बोल रहा हूँ, कुछ भी आ जाए वेरिएबल की जगह पे हमको फर्क पड़ने वाला। अभी तो m है, कल को मान लो AB भी आ सकता है, खुद AB है ना, जो कि हमने
कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखा था, फर्क क्या पड़ता है, इट्स ओके। जनरल फॉर्म अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। डन, सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हर एग्जाम्पल को जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिकली, याद रखना जो दिया हुआ इक्वेशन है एक बार पहले स्टेप में वापस लिखना है। क्या करना है, एक बार पहले स्टेप में जो भी दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, टर्म्स अरेंज नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, जो कुछ भी दिया होगा आंसर लिखते। क्योंकि क्या होता है देखो, जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हो तो आपको हमने सिखा रखा है कि आपको आंसर्स लिखने होते हैं डायरेक्ट। क्या लिखना होता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जनरल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करोगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप पहले उसको दिखाओ ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। तो ऐसे केसेस में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है ना, इन केसेस में हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में जो है उन इक्वेशन को एज इट इज लिख रहे हैं, या फिर हम लीनियर इक्वेशन में नंबरिंग करते थे, यहाँ पे नंबरिंग नहीं होता, इसलिए हम लोग पहले स्टेप में क्वेश्चन को ही एज इट इज लिखते हैं। क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन बोला होगा वो क्वेश्चन नहीं, बस उसका इक्वेशन। पहले स्टेप में क्या लिखना है, एज इट इज। ये कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अलग अलग मेथड में थोड़ा अलग अलग काम करेंगे, वो उस टाइम पे बताऊंगा। अभी फैक्टराइजेशन का याद रहेगा सबको, ज्यादा तेज बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे देख, इसको सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया। अब एबीसी आइडेंटिफाई करना सबको आता है, हर बच्चा ध्यान से सुनेगा और ध्यान से सीखेगा। जो भी डाउट आता है वो हाथ ऊपर करके पूछेगा, बोलो यस। तो सबसे पहले मैं करूंगा a मल्टीप्लाई बाई सी। बोल, क्या करूंगा, a मल्टीप्लाई बाई सी। तो मेरे को बताओ a कितना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई सी। बोल बेटा कितना है, बोल आंसर कितना आएगा। क्या प्लस प्लस था, दोनों आंसर भी प्लस रहा। ये माइनस प्लस जो भी होगा उसके साइन के साथ आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। खैर ये थोड़ा सा रफ वर्क वाला पार्ट है, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है एग्जाम में भी। ध्यान से सुना, समझाऊंगा क्लास में लिखना कैसा है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्या बनाऊंगा, डायमंड। क्या बनाऊंगा, डायमंड बनाऊंगा, ठीक है। क्या बनाऊंगा, डायमंड बनाऊंगा। अब इस छोटे से डायमंड का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। छोटे से डायमंड का यूज बहुत बड़ा है। ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे तुमने a मल्टीप्लाई बाई सी लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई 13 आ गया आंसर तुम्हारा 13। नीचे की तरफ तुम्हें यहाँ के b को यानी कि मिडल टर्म को लिखना है। b क्या है बेटा, बोल b -14। इसलिए सबसे पहले पूछा क्या एबीसी आपको आइडेंटिफाई करना आ रहा है। एबीसी आइडेंटिफाई करने आना बहुत जरूरी है। अब एबीसी को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो ये सब वैल्यू ले पाओगे। a मल्टीप्लाई बाई सी लिया, बीच में कौन लेगा, b कौन है बेटा, -14। अब b को यहाँ पे लिखेगा तू, -14 लिखा तूने यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें काफी बच्चे गलतियां भी करते हैं, उनको समझ भी जल्दी नहीं आता है। बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, उतने ही अच्छे से आप लोग याद रखना। ये ऊपर में जो नंबर है, ऊपर में जो नंबर है, पहले क्या याद रखना है वो समझो, फिर क्या करना है वो समझाता हूं। याद ये रखना है कि ऊपर में जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ऊपर में जो नंबर है उसका वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और नीचे में जो नंबर है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। बोलो मैंने क्या बोला, ऊपर में जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और नीचे में जो नंबर है बेटा वो क्या आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और नीचे जो नंबर लिखा है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बस याद रख लिया। अब क्या सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, मेरे को ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मेरे को ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला नंबर आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नीचे वाला नंबर आ जाए। साइन का टेंशन मत लो, साइन को निपट लेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे नंबर के बारे में सोचो, बराबर है। क्योंकि आप मेरे को बोलो, ध्यान से देख बेटा सूरज, 13 1 13, क्या इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 13 आ रहा है? फिर मैंने बोला इन्हीं दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये नीचे का नंबर आना चाहिए। और 13 + 1 14 तो होता है, लेकिन -14 कैसे आएगा? क्या -14 तब आएगा जब इन दोनों को माइनस साइन होगा। देख, माइनस माइनस हुआ प्लस, 13 + 1 हुआ 14, और साइन बढ़ेगा, बराबर। तो इन दो नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ गई -14, और आप चेक करो इन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आया +13, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस। क्या ऐसे दो नंबर हमने ढूंढ लिए? अब ये एक टेक्निक भी हम पढ़ेंगे आगे चल के लेक्चर में कि अब बड़ा बड़ा नंबर अगर आ गया कुछ 400 200 500 600 1000, तब क्या करना है?
तब फिर फैक्टराइज करके सॉल्व करना सीखेंगे उसको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको मालूम है, बचपन में पढ़ी होगी क्लास 5, 6, 7, 8 तक। ओके, तो वो वाला भी हम लोग करेंगे, ठीक है, जब वैसा एक क्वेश्चन आएगा। अब फिलहाल ये देखो मुंह से सॉल्व होने लायक था, मन में हम लोग इसको काउंट कर सकते थे, टेबल में गिन सकते थे, तो हमने कर लिया। 13 1 जा 13 है, 13 + 1 14 है, ऐसे 2 नंबर हमको मिल गए। अब ये जो मैंने 2 नंबर निकाले बेटा, देखिए, और ये है ना, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। ये क्या हो गए? फैक्टर्स। अब इनको मेरे को यूज करना है। क्या करना है बेटा? अब इनको यूज कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से। इसी मेथड को और एक नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्यों बोलते होंगे? क्योंकि मिडल टर्म को स्प्लिट करके ये 2 टर्म्स हम लोग डाल देंगे। जैसे अभी ध्यान से देखो, मेरे को क्या करना है, लास्ट के 2 टर्म्स को वैसे ही लिखना है, बस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 2 हिस्सों में बांटना है इन नंबर के। कैसे? m² ऐसे लिख दिया, m² में कोई देख, m² में कोई बदल नहीं आने वाला, m² जो था ऐसे ही रहा। ये -14m के बदले में लिखूंगा -13m और -1m। अच्छा, 1m मतलब -m ही होता है, जानबूझ के पहले लिख के बताया कि आपको समझ आए कि वो -1 भी लिखा है। ये तो सर वो -1 किधर गया? पक्का? अच्छा, m क्यों लिखा? देख, मैंने क्या बोला, इस टर्म को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या -13m और -m का आंसर -14m आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? -13m -m -14m। तो मैंने क्या किया, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। क्या किया? मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो +13 है उसको ऐसे लिख दे रहे, m² ऐसा ही लिखा, 13 ऐसा ही लिखा, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया इन 2 फैक्टर्स में। लेकिन ये 2 फैक्टर कैसे आएंगे? पहले a × c करोगे, ऊपर की तरफ 13 जो प्रोडक्ट आएगा इनका वो, और नीचे में आप मिडल टर्म को यानी कि b को लिखोगे। फिर ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला आ रहा है और उन्हीं 2 नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन नीचे वाला आ रहा है। ऐसे 2 नंबर मेरे को मिल गए, फिर उनको मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके लिख दिया इस टर्म के फॉर्म में m की तरह। ये -13 -1 था, मैंने उसको m जोड़ करके लिख दिया। समझ आई बात? सबको समझ आ रहा है? कोई गड़बड़ किसको? हाँ, = जो 0 है वो उसका साथ नहीं छोड़ना है, आखिर तक उसका साथ देना है, ठीक है? उसका साथ मैं आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। किसका? 0 का। हाँ, अब मैं इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, ठीक। विल मेक 2 पार्ट्स, ऐसे इन 2 टर्म्स का, इन 2 टर्म्स का। अब यहाँ पे कॉमन निकालना था क्या आप लोग? कॉमन निकालना देख, नहीं आता तो सीख लो। तो यहाँ पे मेरे को कॉमन मतलब क्या बेटा, जो दोनों में है ना, जैसे आप वो गली क्रिकेट खेला है आपने, वो गली क्रिकेट में ना कभी कभी जैसे 5 बन जाता, जैसे ना टीम बनानी है, तो 5 बंदे अगर कलेक्ट हो गए, ये बोल रहे हैं मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी खेलना है, ठीक है? हाँ, बराबर है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता यार, वो भी दोस्त है, हमारी गली में रहता है, ठीक है, अब उसको खेलने के लिए नहीं, क्योंकि टीम तो बराबर हिस्सों में होनी चाहिए ना। सामने वाले की भी 2 लोगों की टीम है और इधर की भी 2 लोगों की टीम है, तो उस 5वें बंदे को कहाँ पे लेंगे? उसमें लेगा तो ये बोलेगा यार मेरे टीम में 2 ही लोग, तेरे टीम में 3 लोग, नहीं चलेगा। इधर आ गया तो बोलेगा तेरे टीम में 3 लोग, मेरे टीम में 2 ही लोग, नहीं चलेगा। तो बोलते कॉमन खेल। कॉमन खेल यानी क्या कर, तू इसके टीम में भी आके खेल और इसके टीम में भी आके खेल, जबकि ये सेम बंदा है ना, दोनों टीम में खेल रहा है, तो सेम बंदा दोनों टीम से खेल रहा है, अब कोई झगड़ा नहीं, ठीक है? तो वैसे ही बेटा कॉमन खेलता है ना गली में, हाँ, वैसे बेटा यहाँ पे ऐसा हमको कोई एक नंबर या फिर वेरिएबल ढूंढना है जो दोनों टीम में है, यानी हमारे यहाँ पे टीम होगी टर्म, हमारे यहाँ पे टीम क्या हो जाएगी? टर्म। तो मेरे को ऐसा कोई देखना है जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, ऐसा कुछ ढूंढना है जो दोनों टर्म्स है। क्या दोनों टर्म में आपको m नजर आ रहा है? टर्म्स सेपरेट होती प्लस और माइनस साइन से, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में, इस वाले टर्म में भी m है, इस वाले टर्म में भी m है, तो m को निकालो खींच के बाहर कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m × m m²। देखो क्रॉस चेक हमेशा करने की आदत लगाओ। m × m m², m × -13 m, देख m × m m², m × -13 ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब जानते हैं, 9th में आपके पहले चैप्टर में आपको सब प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी, है ना, अगर आपको याद है तो, रैशनल नंबर्स वाले में। तो यहाँ पे m × m m², m × -13 m, 9th के बोल रहा हूँ, 8th के चैप्टर में, सॉरी, है ना। तो m × m m², m × -13 ये हो गया आपका। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे m को कॉमन निकाल लिया। नंबर्स भी कॉमन आ सकते हैं, कुछ भी कॉमन आ सकता है ना, जो दिख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 2m -2m² -10m होता है, यहाँ से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकालते हैं?
यहाँ पे 2m कॉमन निकालते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 नहीं है। अरे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना कुछ नंबर जिसका आंसर 10 आ जाए। हाँ तो ये भी चेक करना है। तो जैसे 2m इंटू एम, 2m इंटू एम, 2m का स्क्वायर, 2m इंटू एम, 2m इंटू एम, m स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई, 2m इंटू एम, 2m का स्क्वायर x। उसके बाद 2m इंटू -5, देख 2 5 जा 10, लेकिन माइनस है तो -10 और ये m, तो 2m इंटू -5 -10m। तो इस तरह से कॉमन निकलते हैं। मैं बस समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। कोई डाउट है क्या इसमें कोई? अब देख इसमें तो थोड़ा आसान था, इतना झोल नहीं था, बहुत आसान है वैसे। आगे आप रूट वुट के सॉल्व करेंगे तो कॉमन निकालना तब भी आना चाहिए, तब और डिफिकल्ट जाएगा कॉमन निकालने में। There are limitations for solving quadratic equation with the help of factorization method. फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिटेशन से दुनिया का हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो सकता। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करनी पड़ सकती है, आपको फॉर्मूला मेथड यूज करनी पड़ सकती है। तो कुछ कुछ सवाल फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होते, ठीक है। हाँ वो जानेंगे हम लोग आगे। देख अब यहां पे देख ध्यान से, ये समझ आ रहा है तेरे को? ये मैंने क्या किया, एम स्क्वायर को एज इट इज लिखा, ये -14m लिखा, +13 लिखा, इज इक्वल टू 0 लिखा, एज इट इज मैंने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा पहली स्टेप में। फिर मैंने ए यहाँ पे क्या है बोल 1, सी क्या है बोल +13, ए मल्टीप्लाई बाई सी किया। करेगा ऐसे तू? हाँ, ए मल्टीप्लाई बाई सी करके आंसर क्या आया? ये ऐसे ही रखने का, नीचे डायमंड बनाने का। क्या बनाने का? फिर डायमंड के नीचे के तरफ लिखना है आपको बी को। बी क्या है बोल यहाँ पे -14, मिडिल टर्म को लिखना है, ठीक है। -14 लिखा। अब ऐसे दो नंबर के बारे में सोचा जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है और उन्हीं दो नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आ रहा है, तो -30 और -1 मिला। इतना समझा है? अब उन्हीं दो नंबर्स को लेके मेरे को इस टर्म को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करना है मतलब क्या करना है, इसके बदले में ये दोनों लिखना है। मैं अगर तेरे को बोलूँ 10 को स्प्लिट करके 7 + 3 लिखे, लिख सकता है। इसको स्प्लिट करके क्या लिखा तूने 7 + 3, कोई प्रॉब्लम क्या? तब भी इसका मतलब 10 रहेगा। वैसे ही बेटा -14m भी यही तो है, -13m -m का आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, 13 + 1 क्या आ गया? -14, साइन बढ़ेगा और m है तो m, तो -13m -m का आंसर क्या आएगा? -14m। लेकिन मेरे को ऐसे फैक्टर्स ढूंढ के निकालने थे जो इनके करस्पॉन्डिंग ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सीखा। ओके, अब अभी कोई डाउट है इसमें? पक्का? अब ये स्प्लिट कैसे किया है समझ आया? अब मेरे को दो ग्रुप बनाने, पहला इन दो टर्म्स का, फिर इन दोनों टर्म्स का बनेगा। इतना कर सकता है। अब इस ग्रुप में से मैंने कॉमन निकाला, इन दोनों में, इस दोनों टर्म में m कॉमन है, निकाल दिया। तो m इंटू क्या करना पड़ेगा? m करेंगे तो m स्क्वायर बनेगा। फिर m इंटू -13 का हो तो -13m बनेगा। क्लियर? अब वैसे मेरे को यहाँ से भी कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन निकलता है देख, तू खुद बता अभी। -1 निकलेगा, राइट। -1 इंटू m, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल होता ही है, तो 1 तो कॉमन निकल ही जाता है ना। और ये और क्या लिखो बोल, क्योंकि -1 इंटू m -m, -1 इंटू -13 + 13। अब ऐसा ही क्यों करना है? कुछ और भी अगर निकलता है तो निकल सकते हैं कॉमन, लेकिन हमेशा इसी तरह से कॉमन निकलने की ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आए? वैसे तो अपने आप आ जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अलग फैक्टर्स भी निकल सकते हैं, तो आपको इसी तरह से फैक्टर्स को निकालना है, इसी तरह से आपको जो है कॉमन को निकालना है बाहर की। ये दो ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, ठीक है। अब इस केस में अपने आप बन गए। तो जो दो ब्रैकेट आपको सेम नजर आ रही है उसको मैं एक बार लिखूंगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको मैं दूसरे ब्रैकेट भी लिखूंगा, और इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना। हाँ, अब ये जो 0 है ये बांट दो। बांटना अच्छी बात होती है ना, बांटना अच्छी बात होती है, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, अब इसको बांट दो 0 को। कैसे बांटोगे? m -13 = 0 और m -1 = 0। सर ये बांटना क्यों होता है? एक बच्चे ने पिछले बार पूछा मेरे को, ठीक है, बांटना जरूरी क्यों होता है? नहीं बांटो तो चलेगा नहीं। देख भाई ध्यान दे, मेरे को बोल, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये 0 तभी आ रहा होगा या तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी 0 होगी। मेरे को बोल, मैं अगर तेरे को बोल रहा हूं कि 5 × x = 0, तो x का आंसर क्या होगा? क्या दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 बन रहा है? तो यहाँ पे डेफिनेट चीज है कि 5 × 0 करेंगे तभी आंसर 0 आएगा, मतलब x का आंसर 0 ही होना चाहिए। तो कर लेते क्लियर फिर डाउट, वैल्यू पुट करके देखते दोनों सेटिस्फाई कर दिया नहीं। m की वैल्यू 13 रख के देखते पहली बार, है ना, चेक करते सेटिस्फाई करेगा नहीं। फिर 1 रख के करे चेक, करना है सबको चेक, देखते किसको कितना भरोसा है मैथ्स पे। m स्क्वायर मतलब क्या होगा अभी? 13 का स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू आ गई पहली 13। ओके ना अंजलि?
सो 13 स्क्वायर माइनस 14 इंटू क्या करूं बोलो 13, और फिर प्लस क्या है बेटा 13 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, चेक करके देखे 13 का स्क्वायर बोलो एग्जैक्टली चलो इतना तो मालूम है अच्छे से। 14 इंटू 13 कितना आ रहा है 180, पक्का देखा 160। अब ये माइनस 182 प्लस 13 कितना आ रहा है, हाँ पक्का 169 आ रहा है इज इक्वल टू बोलो 0 हो गया सेटिस्फाई। ऐसे मेरे को ये भी पुट करना पड़ेगा जो कि m का सेकंड आंसर है। चलो तो 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 14 इंटू 1 माइनस 14, ये क्या है प्लस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस 14 1 प्लस 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, माइनस 14 प्लस 14 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो उसी इक्वेशन को ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है बेटा, ठीक है इसका मतलब क्या है ये उसके सॉल्यूशंस है। सो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लीनियर नहीं है, ये इसकी पावर क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर निकल के आते हैं इस तरह से, ओके जिसको हमने अल्फा और बीटा भी बोला था, ओके अल्फा बीटा इस तरह से लिखा जाता है। वेरिफिकेशन का एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, लेकिन वो वेरिफिकेशन आपको ऐसे नहीं करना होता, वो आपको आगे जाकर क्या फॉर्मूला पढ़ोगे, अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप पढ़ोगे उसके वेरिएबल्स के साथ, उसके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए ऐसे फॉर्मूलास पढ़ोगे, तो तब वो वेरिफिकेशन आपको करके दिखाने के लिए स्पेशल सवाल आता है, तब वो करेंगे। अभी हाँ सेकंड देखो बेटा एवरीवन पे अटेंशन, सेकंड क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, सब लोग ध्यान दो सीख लो, उसके बाद और क्वेश्चन मैं आरडी शर्मा से दूंगा फटफट 20-30 क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व करो, ठीक है। देखते हैं 8 बजे तक कितने होते, आधा ही घंटा हो, आधा घंटे में मेरे को लगता है 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ चल देखो सेकेंड वाला देखो, थर्ड वन 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है, ये बेटा ध्यान दे 1 है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देख सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक नजर ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नजर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे देख के किसी क्वेश्चन को जज करना नहीं है, गलत बात है ना। हमने ऐसे ही जज किया था पिछले क्वेश्चन को, तो वैसे वो क्यूब वाला निकल गया, दिख तो स्क्वायर वाला रहा था, ये तो स्क्वायर वाला दिख भी नहीं रहा है, तो क्या ऐसे लगेगा कि शायद ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन ये आपका सोचना गलत होगा, क्योंकि हमें इसको पहले इसके जनरल फॉर्म में अरेंज करके फिर चेक करना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर निकाल के देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, एमसीक्यू में इसको ऑप्शन दिए थे, ओके। ये बोर्ड एग्जाम में एसएससी बोर्ड का फिर 2 साल पहले का पेपर में आया था, ठीक है, तो आप जाकर के चेक करना, यही सवाल आया था एग्जैक्ट यही, तो वहीं पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे दिया था कि क्वाड्रेटिक है नहीं, बच्चों को लगा अरे इसमें पावर दोनों ही है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन सारे गलत हो गए। जो होशियार था जिसको हमने सिखाया था पहले से उसने सही किया। कैसे देख, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसके जनरल फॉर्म में। कैसे करेंगे सर, यहाँ पे तो ये -2 अपॉन x है, तो ये मिक्स नंबर जैसे नजर आ रहा है, और मिक्स नंबर जैसे अगर नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x इंटू 6s हो जाएगा, 6x का स्क्वायर आ गया क्वाड्रेटिक। शुरू में हट साले हट, हो गया ये माइनस जो भी है वो लिख रहा है, और पूरे डिनोमिनेटर को x लगा, जो था डिनोमिनेटर पूरा लगा देना है, इज इक्वल टू 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1x इंटू 1x। अब इसको सीधा करते, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद तो चिंदी काम है, a मल्टीप्लाई बाई सी, बोल a क्या है बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई सी क्या है बेटा -2, आंसर आएगा -12। डायमंड बनाना कंपलसरी है, फिर मैंने बीच में क्या है बोलो -1, फैक्टर क्या आएगा -4, माइनस प्लस की बात बाद में करेंगे, पहले सोचा मैंने 4 3 12 होता है और 4 3 1 आता है, लेकिन -1 और -12 कैसे आता है, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे अगर बड़े को अगर माइनस साइन लगेगा तभी जाके आंसर माइनस में आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। देख माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए बचा 1, और साइन बढ़ेगा, बड़े को माइनस साइन तो आंसर को माइनस साइन। फिर मैंने बोला -4 और +3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -12, ओके 4 3 12। अब ये ऐसे फैक्टर निकल गए, सबको इतना काम करने को आ रहा है, सबको ये काम करने को आ रहा है, यहां तक किसी को डाउट, इतना सबको आ जाएगा, बोले यस सर, हाँ तो फिर मैं इसको स्प्लिट करके लिख दूंगा, कैसे 6x स्क्वायर माइनस 4
x लगाना जरूरी है, बस -4 नहीं लिखना है। फिर क्या क्या है, +3x, फिर -2 और इज इक्वल टू 0, दो हिस्सों में बांट दिया। ये मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे, ऐसे निशान आपको बनाना ही है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप निशान नहीं बनाओगे। फिर यहाँ पे क्या निकल बोलो, 2x कॉमन निकल, तो अरे वाह सीख गए बच्चे। 3x -2, ठीक है। सब 2x इंटू 3x 6x का स्क्वायर, 2 3 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर, फिर 2x इंटू -2 -4x, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन निकालूं, +1 की -1, +1 तो +1 इंटू 3x प्लस 3x +1 इंटू -2 -2, 1 2 जा 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना नहीं है। अब बोलो ये दो टर्म सेम आई क्या, जो सेम आया उसको एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में, 0 बांट दो, बांटना अच्छी बात होती है। सो 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू भी 0। अब बोलो 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू -1, क्या हुआ, -2 था इधर जाके +2 हो गया, +1 था इधर जाके 0 में -1 हो गया। इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ बचा हुआ, बोलो x इज इक्वल टू 2/3 और तो ये आंसर आ गया आपका x का, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया, समझे बेटा। इसमें क्या किया तुमने, पहले तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 8x², अच्छा चल क्वेश्चन ही डायरेक्ट समझ सकते हो तुम लोग। ए मल्टीप्लाई वैसे ही बोलो 8 इंटू -21, कितना आंसर है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अरे अभी किया था ना ये, आएगा अभी, इसको करके दिया मैंने, चिन्ह दिया कुछ नहीं है, देख -168 है, इधर डायमंड बनाएगा, नीचे क्या लिखेगा -22, क्या लिखा -22। अब सुन, जब बड़ा नंबर आ जाएगा तब डरने का नहीं, बोलो बड़ा नंबर जाए तब, बड़ा नंबर आएगा तब, बड़ा नंबर आएगा तब डरने का नहीं। एवरी नंबर इज जस्ट अ नंबर, एवरी नंबर इज जस्ट अ, अरे बोलना सीखो, इससे ना देख सवाल आए ना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस ही आपको काम आएगा। देख ये 168 को मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है मालूम है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर लो जिससे डिवाइड हो सकता है और उससे उसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे 2 से हो सकता है, 8 जा 16, 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ऐसे आया, सबको आया। ये किसको नहीं समझ आता बोलो, सबको आता है, ठीक। अब मैं इन्हीं नंबर्स के पॉसिबल मल्टीप्लीकेशंस लिखूंगा। इन नंबर के बहुत सारे अलग अलग मल्टीप्लिकेशन आ सकते हैं कि नहीं, उन्हीं में से दो नंबर्स का ये आंसर बन जाएगा। जैसे इस केस में, क्योंकि मैंने पहले ही कर रखा है, बता रहा हूं, 7 और 2 2 जा 4 बनता है 7 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 28 मल्टीप्लाई बाय, सब मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है, जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूं अलग अलग दिखने के लिए, 2 3 जा, इन दोनों क्या आएगा 6। तो ये दो फैक्टर बन रहे हैं इस केस में। अच्छा आपको कैसे पता सर यही बन रहा है, ट्रायल एंड एरर। इस केस में आपको देखना पड़ेगा कौन से दो नंबर है। अब ये ढूंढना कैसे, मल्टीप्लिकेशन तो सबका ही 168 आएगा, बोलो यस और नो। फिर क्या मेरे को कैसे समझेगा कि मेरे को इनमें से उठाना कौन सा है, ऐसे नंबर्स को उठाओ जिनका सब्ट्रैक्शन ये आ जाए। देखो कौन से नंबर बन रहे, 28 और 6, 28 में से 6 गए, 22 बचेगा कि नहीं। साइन का बाद में निपट लेंगे, साइन का बाद में निपट लेंगे, मेरे को पहले देखना है ये नंबर बन रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने ढूंढा 7 4 जा 28 आता है, देख 7 4 की दो सर, अरे 2 2 जा 4 है ना, 7 इंटू 2 इंटू 2 क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और बचा क्या, फिर ये तो यूज हो गया सब, बचा क्या 2 इंटू 3 क्या बचा 6। तो इन्हीं फैक्टर्स में से कोई नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो सबका 168 ही आने वाला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बस चेक करनी किसकी अपने को मिल रही है 22। मान लो मैं चेक करके देखता पहले ऐसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, मान लो मैंने 8 ले लिया, फिर मैंने लिया क्या 7 3 जा 21, फिर मैंने चेक किया 21 8, अरे नहीं हो पा रहा है 22, फिर कैंसिल कर दिया। फिर और पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, सबका मल्टीप्लिकेशन किया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो 24 और मैंने 7 को चेक किया, आ रहा है क्या 22, नहीं आ रहा है, खत्म खेल।
अब क्या बचा फिर उल्टा, 7 3 21, ठीक है, और 21 2 42, फिर मैंने चेक किया 42 और ये 4, अरे इसमें तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, ये भी नहीं होगा, फिर बचा क्या, समझ आ रहा है क्या? सो ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा, बस आपको ये इसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खेलना सीखना पड़ेगा। यू शुड लर्न हाउ टू प्ले विद दिस नंबर्स, ओके, इफ यू लर्न दिस आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा फिर। अब मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ, क्या करूँगा मैं, बोलो, 28 एक है और 6 है। अब साइन के बारे में देख लेंगे, अभी साइन का भी हम देख लेंगे। ए बेटा ध्यान दे, ए बेटा ध्यान दे, 28 और 6 मेरे को आंसर माइनस में लाना है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में आंसर तभी आएगा माइनस जब किसी एक को माइनस होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस में आ रहा है मतलब इन दोनों में से किसी एक को पक्का माइनस है, लेकिन किसको, अगर आंसर मेरे को सब्ट्रैक्ट करने की वजह से माइनस लाना है तो जाहिर सी बात है मेरे को बड़े नंबर को माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे को माइनस साइन अगर लगा देता तो आंसर प्लस में आता, 28 माइनस 6 प्लस 22 होना चाहिए, लेकिन आंसर यहाँ पे तो मेरे को -20 चाहिए, कब आएगा, तो -28 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, 28 में से 6 गए, 22 बचे 22 और साइन बढ़ेगा, और -22 प्लस 6 का मल्टीप्लीकेशन -168 बन गए फैक्टर। समझ आ रहा है आपको? ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला मामला है अभी, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा आपको अभी मैंने समझा आप सारे दुनिया के एग्जाम्पल कर पाओगे, सारे फैक्टर निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। 10 बार अड़कोगे आप, 30 बार अड़कोगे, 50 बार अड़कोगे अलग अलग सब में, लेकिन वो 50 बार की प्रैक्टिस करने के बाद, वो 50 अटकने के बाद जो 51वां सम आप करोगे वो ऐसे फटक से कर पाओगे, विश्वास है आपको? क्योंकि आप तब तक बिल्ड हो जाओगे, लेकिन इसके लिए वो 50 सम करने की जरूरत है। नहीं तो सर मैंने आपका लेक्चर अटेंड किया, 1-2 सम सॉल्व किए और एग्जाम में चला गया मुंह उठा के, कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस इज द की, है ना, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ सिंपल सम तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे बड़े नंबर है, जहाँ पे कुछ और है, रूट वूट आ जाएगा, अभी हम देखेंगे ऐसे सम भी,